नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर राज्यसभा टेलीविजन पर। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं और आम बजट पर हम चर्चा कर रहे हैं। हम इस पर तो जरूर बात करेंगे कि कॉर्पोरेट सेक्टर को क्या मिला है, इन्वेस्टमेंट के लिए क्या बेहतर माहौल तैयार हुआ है, ग्रोथ होगी या नहीं होगी, डेवलपमेंट के लिए किस तरह के पॉइंट्स हमारे सामने आ रहे हैं। लेकिन हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि सुरक्षा के क्षेत्र में यानी कि डिफेंस के क्षेत्र में, इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, आम आदमी, गरीब आदमी, किसान, अल्पसंख्यक और इन तमाम लोगों के बारे में भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या इस बजट को इंक्लूसिव बजट कहा जा सकता है। ये सब कुछ हमारे मेहमान यहाँ हमें बताएंगे और मेरे साथ मेरे सहयोगी गोविंद भी मौजूद रहेंगे। अब सबसे पहले आपको मेहमानों से मिलवा देती हूँ। मेरे साथ आशीष चौहान मौजूद हैं जो कि CEO हैं BSE के, जहाँ मौजूद हैं इस वक्त हम। दूसरे खास मेहमान हमारे साथ पंकज दुबे हैं जो कि कंट्री हेड और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पोलरिस इंडिया के। तीसरे खास मेहमान आदिल मालिया हैं, डायरेक्टर HR हैं SR के। और चौथी खास मेहमान डॉक्टर बृंदा जागीरदार हैं जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, जानी मानी। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर बृंदा, मैं आपके साथ शुरुआत करूं कि फिलहाल काफ़ी पॉइंट्स तो हम चर्चा कर चुके हैं कि ये किस तरह का बजट है। कॉर्पोरेट सेक्टर थोड़ा सा उत्साहित नजर आ रहा है, एनकरेज नजर आ रहा है। आपको लगता है कि कुछ ऐसे 5 पॉइंट्स आप बताना चाहेंगी कि जो एक पॉलिसी में शिफ्ट बताता है जिससे बेहतर एक इन्वेस्टमेंट का माहौल तैयार होगा? सबसे पहले तो बिगेस्ट शिफ्ट इज द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, द इंटेंशन टू ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कम होगा तो उससे क्या होगा, नेचुरली ऑफ कोर्स एवरीवन को राहत मिलेगी, आम आदमी को भी राहत मिलेगी, पर उससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो इंटरेस्ट रेट्स भी नीचे आएंगे तो उससे मैन्युफैक्चरिंग को भी बहुत फ़ायदा होगा। सो फिस्कल डेफिसिट को कम करने की बात है। उसका बिगेस्ट एडवांटेज ये होगा कि जो रिसोर्सेज है उसको जैसे कहते हैं कि द रिसोर्सेज विल नॉट बी कॉर्नर्ड बाय द गवर्नमेंट, सो देयर विल बी मोर रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर द प्राइवेट सेक्टर। और डेफिसिट को 4.1 को उन्होंने एक्सेप्ट किया, इसी तरह ये आपको लगता है बोल्ड स्टेप है? ये सर्टनली इट्स अ वेरी बोल्ड स्टेप, बिकॉज वो कह रहे हैं कि चैलेंजेस हैं इसमें एंड आई एम प्रिपेयर टू टेक अप द चैलेंजेस। सो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड ऑल्सो द स्टेबल टैक्स एनवायरमेंट they have promised, then there will be more ease of doing business, जिससे सभी को फायदा होगा। तो ये सारी बातें, एंड देन ग्रोथ को बढ़ावा देने का है। सो जब ग्रोथ बढ़ेगा तो इससे सबको ही फायदा मिलेगा, सबको। आदिल मालिया, ये एक पिछले करीब 1 साल में हमने एक जो शब्द था या 2 शब्द हम कहेंगे बार बार हमने सुना, पॉलिसी पैरालिसिस। इस शब्द को इतनी बार रिपीट किया गया, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट के जरिए या बाकी अखबारों में भी, कि आम आदमी भी समझने लगा। जो UPA सरकार जिन चीजों को लेकर फैसले नहीं ले पा रही थी और एक तरह से जैम हो गई थी चीजें, आपको लगता है कि इस बजट से कोई ऐसा इंडिकेशन मिला है जिससे कोई पॉलिसी स्टेटमेंट हम कह सकें या कम से कम ये कह सकें कि ये सरकार काम करने को तैयार है कारोबारियों के साथ? सो नंबर 1 को हमको ये तैयार होना चाहिए कि इस सरकार को सिर्फ 2 महीने मिले हैं जिसमें उसको पूरे इकोनॉमिक एजेंडा क्या होना, 5 साल का इकोनॉमिक एजेंडा क्या होना, वो बनाने के लिए 2 महीने बहुत कम होते हैं। नहीं, विपक्ष में रहने के दौरान भी तैयारी तो उनकी चली रही होगी जिस तरह से माहौल बन रहा था। ठीक है, माहौल बन रहा था, लेकिन फिर भी अगर एक देखे कि आप सरकार में आए एंड देन यू हैव द रियलिटी इन फ्रंट ऑफ यू, तब आपको 2 महीने पूरे 5 साल के डिलीवरी के लिए 2 महीने कम होते हैं। बट फिर भी इफ आप देखें कि ये 2 महीने में लोग क्या बोल रहे थे, इंडस्ट्री क्या बोल रही थी, क्या चाहते थे, तो देयर वर 4 और 5 थिंग्स दैट एवरीवन वाज आस्किंग कि नंबर 1 फिस्कल डेफिसिट कम कर दो, नंबर 2 बेसिकली रेवेन्यू डेफिसिट कम कर दो, 3rd इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाइए, और 4th इज इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स को आप फोकस कीजिए। ना इफ यू लुक एट द बजट इन एवरी पॉसिबल वे, ये अटेम्प्ट किया गया हुआ है, ऐसे एक बड़ा प्रोग्राम नहीं दिया गया है, बट अगर आप बजट को एनालाइज करें तो ये चारों एरियाज में उन्होंने कुछ ना कुछ काम किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस दिया है, शिपिंग को फोकस दिया है, स्लरी पाइपलाइंस की इन्वेस्टमेंट के लिए सब्सिडीज ऑफर की है। तो इफ यू लुक एट इट वेरी साइलेंटली इन्होंने किया हुआ है, बट एक बड़ा सा अनाउंसमेंट जो लोग चाहते थे वो नहीं किया हुआ। पंकज दुबे, जिस तरह से सरकार के ऊपर हम जानते हैं कितना दबाव है, पहले 1 महीने में पहले 30 दिन की जो रिपोर्ट आई, जिस तरह से महंगाई बढ़ी, रेल का किराया बढ़ा, चीनी के दाम बढ़े, उससे कोई भी सरकार, शायद नई सरकार, नर्वस हो सकती थी, और खासकर एक ऐसी पार्टी की सरकार जो पूरे 1 दशक तक सत्ता से बाहर रही हो। लेकिन ऐसा लगता है कि ये सरकार उन दबावों के नीचे नहीं आई है और कोई भी ऐसा पॉपुलिज्म या ऐसा सस्ती लोकप्रियता वाला काम नहीं किया है। क्या आपको लगता है कि अच्छा काम किया गया है, या आपको लगता है कि सरकार की नीति में ही कहीं शामिल नहीं हो रही है सस्ती लोकप्रियता? नहीं, जैसे कि पूरा माहौल अगर आज आप देखें तो बहुत ही पॉजिटिव एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है। हर लोग बात कर रहे हैं कि हम कुछ एक्शन करेंगे और भारत को आगे लेके जाएंगे, और हर सेक्टर के अंदर में एक पॉजिटिव बात आई है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या एजुकेशन है, नए IITs, IIMs, एम्स बनाने की बात है, रोड ट्रांसपोर्ट,
रेलवेज हमने भी सुना है बजट के अंदर में, और उसके बाद आज फिर उन्होंने वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करी कि फ्रॉम इलाहाबाद टू हल्दिया तक हम पूरा एक वाटर ट्रांसपोर्टेशन योजना बनाएंगे उसके अंदर में। तो इस तरह से आप देखें इंडस्ट्रीज को कंफर्ट करने के लिए उन्होंने जिस तरह से बात करी कि रिग्रेसिव टैक्स नॉर्म्स नहीं लाएंगे, और जो ट्रांसफर पॉलिसीज हैं उसमें जो रिलैक्सेशन है, और जो अथॉरिटीज को ज्यादा पावर, सो दैट कि जो इन्वेस्टमेंट करने, जो भारत में इन्वेस्ट करने वाली कंपनीज हैं जिनको हमेशा ये डर होता था कि भाई 3 साल बाद जब हमारे फाइल और टैक्सेस खुलेंगे तो हमारे पर कोई भी पेनल्टी लगाई जा सकती है, तो इस तरह से जो पूरा माहौल क्रिएट किया गया, दैट इज वेरी पॉजिटिव। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जो नेगेटिव माहौल था उसको फिलहाल आप बिल्कुल पॉजिटिव देख रहे हैं। आशीष चौहान, इस पर फॉलो अप क्वेश्चन जाहिर होंगे, लेकिन मैं चाहती थी कि पहले एक राउंड ऑफ क्वेश्चंस हो जाए, सबसे एक एक सवाल पूछा जाए। आशीष चौहान, मैं इससे आम आदमी के नजरिए से आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं जब ये चुनाव हुआ और जिस बुनियाद पे ये चुनाव हुआ है, कम से कम आधा वोट इस बात पे पड़ा कि हमें रोजगार चाहिए, हमें महंगाई से छुटकारा चाहिए, हमें एक ऐसा भारत चाहिए जहां विकास सबका हो, साथ सबका विकास। क्या आप जब आप देखते हैं आपको सबका विकास नजर आता है, या आपको लगता है एक खास तबके की तरफ? एक बात तो जाहिर है कि जो लोग सोचते स्पेसिफिक सेक्टर को कोई बढ़ावा मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कई चीजें जो अटकी हुई थी, जो आपने कहा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, और इन्फ्लेशन काफी बड़ा एक मुद्दा रहा है लास्ट 3-4 साल से, भारत में नहीं वर्ल्ड वाइड इश्यू रहा है इन्फ्लेशन का, और उसको कैसे टैकल करे। तो अल्टीमेटली आपके पास फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में रहेगा, रेवेन्यू डेफिसिट कंट्रोल में रहेगा, और करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में रहेगा, तब आप जाके कर पाओगे। तो कोई भी जब नई गवर्नमेंट आती है तो पहले तो सोचती है कि मेरे कंस्ट्रेंट्स क्या है, मेरे पास क्या क्या चीजें जिसके इर्द गिर्द में जाऊंगा तो मेरे हाथ फंसेंगे, पांव फंसेंगे। तो पहले तो दे फिगर्ड आउट कि कंस्ट्रेंट्स क्या क्या है। तो ये जो 4-5 चीजें हैं जो उनको अपने मैनिफेस्टो को भी काम नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन एक जो दलील बार बार दी गई है बीजेपी की तरफ से कि बहुत बुरे हालात में जो है यूपीए सरकार ने देश को छोड़ा है, क्या आप इस दलील को मानते हैं? या कुछ लोग ये कहते हैं कि उतने बुरे हालात भी नहीं थे, फंडामेंटल्स हमारे मजबूत रहे, और बहुत बुरे ग्लोबल इकोनॉमी के दौर में भी यूपीए सरकार ने उतना बुरा नहीं किया जितना बीजेपी बता रही है। आप किस बात से सहमत हैं? बेसिकली द वे वी लुक एट इज कि आज ये हाल में आप जब पीछे देखते हो तो आपको बहुत बुरा लगेगा, आगे जाके आप कई कंस्ट्रेंट्स को हल नहीं करते हैं तो और भी बुरा हो सकता है। तो पहले तो ये है कि आपको वहां से बचना है। तो आपके फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाते थे, सपोज यू हैड बिकम पॉपुलिस्ट एंड इफ यू हैड गिवन मेनी सब्सिडीज व्हिच दे हैव बीन कटिंग ऑफ कोर्स इन लास्ट 30-40 days, बट इफ दे हैड नॉट, देन द क्रेडिट रेटिंग ऑफ इंडिया वुड हैव गॉन डाउन, एंड इफ इट डज गो डाउन इट क्रिएट्स सो मेनी मोर प्रॉब्लम्स। तो पहले तो मुझे लग रहा है कि ये जो कोशिश की जा रही है कि पहले तो अपने मैनिफेस्टो को देखिए और कहाँ कंस्ट्रेंट्स हैं, कंस्ट्रेंट में से पहले छूटिए, पहले जितनी चीजें कंट्रोल में नहीं है उसको कंट्रोल में लाइए, और बाद में आप धीरे धीरे करके अपने मैनिफेस्टो पे आप जाओगे। लेकिन एक दर्दी जैसा है कि आपको एक दर्दी मिला हुआ है डॉक्टर को, तो उसके पहले टेम्परेचर, प्रेशर, उसका जो ब्लड प्रेशर है वगैरह पहले कंट्रोल में लाएगा, शुगर वगैरह, उसके बाद ही ऑपरेशन कर पाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि यू आर आल्सो सेइंग दैट दिस इज लाइक अ स्ट्रेचर केस। I mean, it was a tough thing. India was on the verge of losing out on the credit rating, which could still be possible if we don't actually execute what we are saying. So for me, it's a very tough situation for anyone. Let me come to you. But I just want to add the point. You asked this question about policy paralysis, and budget में कुछ ऐसा नजर नहीं आया. But जो policy paralysis के कारण थे, वो actually not budget driven कारण थे. There were many other reasons why नहीं कर पा रहे थे, वो सेक्टर्स काम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन वजह तो अभी भी है अपनी जगह। जैसे कहा जाता है कि आरटीआई एक बड़ी वजह थी, सीएजी की जो रिपोर्ट्स आई थी, आपको लगता है आरटीआई और सीएजी तो अपनी जगह पर कायम है, तो ब्यूरोक्रेसी किस तरह से दिन रात में बदल जाएगी? नहीं, सो क्या होगा इज दैट गवर्नमेंट का इरादा क्या है, गवर्नमेंट की लिमिटेशंस क्या है, गवर्नमेंट के कंस्ट्रेंट्स क्या है, गवर्नमेंट की फिलॉसफी क्या है, गवर्नमेंट की इकोनॉमिक आइडियोलॉजी क्या है, उसके हिसाब से भी पॉलिटिकल पैरालिसिस हो जाती है। तो ये सरकार आई है एक नए एक्सपीरियंस के साथ। उन्होंने देखा है कि जब पिछली गवर्नमेंट ने क्या क्या आइडियोलॉजिकल स्टैंड लिए थे, क्या इकोनॉमिक व्यू थी, क्या कंस्ट्रेंट्स थी, क्या पॉपुलिज्म के लिए क्या डिसीजंस कर लेते हैं। सो दे हैव लर्न्ड देयर लेसन, एंड दैट इज व्हाई इफ यू विल सी Mr. Modi has been very serious about it, that the economy will have to take a bitter pill if it wants to progress further. So what is bitter pill? Today if you look at any of our financial budgets, हमारी focus किस पे रही है? We have done fertilizers, we have done food subsidies, we have done fertilizer subsidy, we have done defense subsidy, and we have done fuel subsidy, and the entire budget gets allocated only into these factors.
कांग्रेस पार्टी इसको लेकर काफी नाराज है। वो कहते हैं जब वो ये कदम उठाते थे तो कहते थे खराब पॉलिसीज हैं, अब अगर बीजेपी कदम उठा रही है तो कहते हैं ये बिटर मेडिसिन तो है। पॉलिटिकल लिमिटेशंस कोई भी गवर्नमेंट के होते हैं। लेकिन अगर इकोनॉमी को देखा जाए, जिस तरह से जीडीपी ग्रोथ 8 और 9% तक रही ऑलमोस्ट 2000 से लेकर 2009 तक, और उस पिछले 2 साल से हम लोग 4 और 4.1 और 4.5 देख रहे थे। और तो आते ही मान 6 वीक्स के अंदर में अगर कोई गवर्नमेंट एक चारों तरफ से ग्रोथ की बातें करती है और इकोनॉमी को 5.4 और 5.9% पर ले जाती है, तो डेफिनेटली वी कैन से दैट द ग्रोथ वाज कमिंग डाउन एंड दे आर थिंकिंग ऑफ गोइंग अप नाउ, सो द पॉलिसी इज पॉजिटिव। और जैसा आपने कहा कि आपने पूछा कि ब्यूरोक्रेसी कैसे बदल गई है। अभी पेपरलेस इकोनॉमी, पेपरलेस सिस्टम्स की बात कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का यूज करके जो इंटरफेस है और जो बीच में जो इंटरमीडिएट्स हैं उनको कट करने की बात हो रही है। डायरेक्टली कंज्यूमर्स कैन एक्सेस whatever facilities, so e-governance, ये सारी चीजें जो बढ़ रही हैं उसका बहुत ही इम्पैक्ट होगा ब्यूरोक्रेसी, उसके फंक्शनिंग, गवर्नमेंट के फंक्शनिंग पर। Adil, from your company's point of view, how does this look? I mean, what did you have in the lineup in terms of projects that were going on stream? What had got held up? Does this actually make a difference in the way your operations are going to be? So number one, the intent of the government is very positive and clear. As compared to a certain paralysis that all the sectoral companies... Can you illustrate that? I mean, where did you feel it the most? I mean, was it in power or... Yes, power, coal, backward integration with the mines, all of those areas which all of us know about it. Predominantly, all the players in the industry were suffering. So it's not about one company or entire sector was suffering.